एक पॉइंट होता है, इधर देखो अपनी इंटेंसिटी, और हम लोग बात करेंगे साउंड वेव की। किसकी? साउंड वेव की। इंटेंसिटी का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। लिख लो। एक ऐसे ही पॉइंट डाल दो, साउंड वेव। साउंड वेव इन एयर travels in the form of longitudinal wave। लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्यों? कल बताया था, लास्ट क्लास में यहीं पर बात खत्म की थी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहां कहां मिलेंगी? गैसेस में और लिक्विड के इंटीरियर में। ट्रांसवर्स वेव कहां एज्यूम करोगे? लिक्विड के सरफेस पर, सॉलिड्स में। गैसेस में हमेशा लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो साउंड जब गैस यानी एयर में जब ट्रेवल करेगा, जैसे मैंने बोला और तुमने सुना, तो साउंड एनर्जी कहां ट्रेवल कर रही है? एयर में। एयर यानी गैसेस में, और उस समय पर रिजिडनेस नहीं है तो ट्रांसवर्स वेव तो हो ही नहीं सकती। कौन सी होगी? लॉन्गिट्यूडिनल। तो साउंड वेव यहां पर किस फॉर्म में ट्रेवल कर रही है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव के फॉर्म में। बात ठीक है। इसकी वेलोसिटी निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है। velocity of sound wave v is equal to under root gamma p upon rho। p प्रेशर है, रो डेंसिटी है, और गामा मैंने आपको बताया था जब एयर के लिए लेते हैं तो डाई एटॉमिक गैसेस वाला, यानी 1.4। डेंसिटी 1.293 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और प्रेशर 1.01 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जब इसे सॉल्व करते हैं तो लगभग उतना ही आता है जो वेलोसिटी ऑफ साउंड हम जानते हैं 330 मीटर पर सेकेंड। अब यहां से देखना बेटा, v इज इक्वल टू अंडर रूट गामा p अपॉन रो है। इधर देखो, एक मिनट, इधर देखो बेटा, चलो इसको लिख लो, नोट कर लो, लिख लो। अब इधर देखो, पहले आगे छोड़ो। PV इज इक्वल टू RT फॉर 1 मोल। वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं मास अपॉन डेंसिटी, यानी P अपॉन रो को हम रिप्लेस कर सकते हैं RT अपॉन M से। RT अपॉन M से। इसलिए वेलोसिटी ऑफ साउंड का जो मेन फॉर्मूला तुमने याद रखना है वो ये, अंडर रूट गामा P अपॉन रो, और P अपॉन रो को हम रिप्लेस कर सकते हैं RT अपॉन M से। श्रेयांश एक बार में बैठ जाओ यार शांति से, मटक रहे हो, एक तो लेट आए हो। P अपॉन रो की जगह RT अपॉन M, तो दैट बिकम्स अंडर रूट गामा RT अपॉन M।
ठीक है। यस सर। अच्छा यहीं पर एक और पॉइंट समझना, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। या I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। बात ठीक है। अच्छा यहीं पर एक और बात पकड़ने की कोशिश करना, ये तुम्हारे लिए लिख रहा हूं, आगे जब इंटरफेरेंस अभी पढ़ेंगे तो इसमें तुम्हारी हेल्प देगा ये चीज। लेट फॉर फर्स्ट साउंड वेव इंटेंसिटी इज I1। तो जानते हो ये क्या है, इधर देखो, अगर मैंने कहा अभी तक तुम बस्ता वस्ता सब छान रहे हो और मतलब किताब कॉपी निकाल रहे हो, यहां पढ़ने में मन नहीं लगा रहे हो, बदतमीज हो रही हो, नालायक हो गए हो। हाँ बेटा, अभी कान पकड़ के खड़ा कर दूंगा मैं। इधर देखो सभी लोग, ये फर्स्ट वेव है, जैसे मैं बोल रहा हूं तो किसी भी डायरेक्शन में जा रही है एनर्जी एक जैसी वेलोसिटी से। अब मैं किसी भी पॉइंट पर उंगली रखूं, इस वेव के इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ साउंड I1, इस पर I1 I2 क्यों? सोच के देखो ना, मैं बोल रहा हूं तो यहां पर आवाज की इंटेंसिटी I1 है, यहां भी I1 है, यहां भी I1 है, उसके पास भी I1 है, इसके पास भी I1 है, हर जगह I1 है। अलग क्यों होगी? अलग क्यों होगी बताओ? हाँ हाँ बोलो, करना चाहते हो ना, कर लो। नहीं होगी ना भाई, मेरी आवाज की इंटेंसिटी हर पॉइंट पर एक ही जैसी होगी, एक आवाज की इंटेंसिटी हर पॉइंट पर एक जैसी है। जैसे ये लाइट, एक रॉड जला दो, रॉड की लाइट की इंटेंसिटी I1 है मान लो, तो इस पॉइंट पर लाइट की इंटेंसिटी कितनी है I1, इस पॉइंट पर कितनी है I1, इस पॉइंट पर कितनी है I1, इस पॉइंट पर कितनी है I1, हर पॉइंट पर कितनी है I1। ये तो एक साधारण सी बात है भैया। हाँ अब आराम से, फर्स्ट साउंड वेव की इंटेंसिटी है I1। जैसे मैं अकेले बोल रहा हूं तो इस समय किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी I1 है। अब अंगद की आवाज की इंटेंसिटी है I2, अंगद बोल के दिखा I2। हाँ तो सेकेंड साउंड वेव की इंटेंसिटी है I2। यस सर। अब जिस समय अंगद बोल रहा है हर पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी होगी I2। अगर मैं और अंगद एक साथ बोले आराम से, अभी अभी पढ़ के आए हो, फिर 12th क्लास तक पूछते रहते हैं सुपरपोजिशन समझ में नहीं आया, सुपरपोजिशन समझ में नहीं आया। अबे सुपरपोजिशन का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा चीजों को मिला के देखना। दो फोर्स एक ही पॉइंट पर लग रहे हैं, F नेट F1 प्लस F2 ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एक ही पॉइंट पर दो ग्रेविटेशनल फील्ड हैं, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड E1 प्लस E2 ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो एक इंटेंसिटी, एक वेव की इंटेंसिटी I1, दूसरे वेव की इंटेंसिटी I2। अगर अकेले मैं बोलूंगा तो हर पॉइंट पर इंटेंसिटी I1, अकेले अंगद बोलेगा हर पॉइंट पर इंटेंसिटी I2, हम दोनों बोलेंगे तो क्यों इसमें ज्यादा सोचना, हर पॉइंट पर I1 प्लस I2। ये है जनरल कंडीशन जो हमें नहीं पढ़नी है, ये ज्यादा जरूरी है समझना। ये जनरल है, हमेशा यही होता है, और हम स्पेशल कंडीशंस पढ़ेंगे जो रेयरली मिलता है। वो एप्लीकेशंस होंगे सुपरपोजिशन के, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के, जिनके नाम है इंटरफेरेंस, क्या इंटरफेरेंस, बीट्स एंड स्टैंडिंग वेव्स। बात ठीक है। तो अभी यहां पर फर्स्ट साउंड वेव I1 इंटेंसिटी, सेकंड साउंड वेव I2 इंटेंसिटी ड्यू टू सुपरपोजिशन of two waves
फॉर न्यू वेव the intensity at all points I1 प्लस I2। ठीक है, मैं साधारण तरीके से ये कह रहा हूं कि ये दो वेव्स हैं, एक की इंटेंसिटी I1 हर पॉइंट पर, दूसरे की इंटेंसिटी I2 हर पॉइंट पर। जब ये दोनों सुपरपोजिशन में जाएंगी, मिलेंगी, तो नई साउंड वेव मिलेगी जिसकी इंटेंसिटी हर पॉइंट पर एक जैसी I1 प्लस I2। ये जनरली होने वाला काम है, ये यही होता है। ठीक है, नोट करो। हेडिंग डालो इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, और साथ में लिख लो, फिर तुम्हें समझाता हूं, पहले लिख लो साथ में। इफ टू वेव्स of same frequency moving in same direction will superimpose on each other in such a way that at alternate points we find the sound of maximum and minimum intensity। If intensities are I1 and I2, then I max is greater than I1 plus I2, and I minimum is lesser than I1 plus I2। अब मेरी बात सुनो, पहले इधर देखो सभी लोग, ये है नई वेव, और ये मैं कुछ पॉइंट्स बना रहा हूं, एक ये अलग अलग दिखे इसलिए ऐसे बना दिए, 2 3। इसका कोई मतलब नहीं है कि ये स्क्वायर बनाया है, सर्कल बनाया, वो तो पॉइंट्स अलग अलग दिखे। इतने बड़े बड़े पॉइंट्स होते भी नहीं है, वो तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो वे दिखाई दे इसलिए ऐसे कर रहा हूं। इन पॉइंट्स पर, अल्टरनेट पॉइंट्स पर, अगर आई मैक्सिमम की साउंड है तो इनके दूसरे वाले पॉइंट्स पर आई मिनिमम की साउंड सुनाई देगी। और अब पूरी बात मेरी सुनो,
ये दो वेव्स हैं, इंटरफेरेंस की कंडीशन में दो ऐसी वेव्स चाहिए जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, जो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हो। अब सेम डायरेक्शन में मूव करने वाली सेम फ्रीक्वेंसी वाली दो वेव्स जब आपस में मिलेंगी तो आप जनरली सोचो, पहले वेव की इंटेंसिटी हर पॉइंट पर I1, दूसरे वाले वेव की इंटेंसिटी हर पॉइंट पर I2। जनरली क्या होता है, क्या होना चाहिए, हर पॉइंट पर I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। वो जनरल कंडीशन हमें पढ़नी नहीं है, एक स्पेशल कंडीशन पढ़नी है जिसका नाम इंटरफेरेंस है। यहां वो क्या कहता है कि रेयरली कुछ कभी कभी ऐसा मिलता है कि जब दोनों वेव्स मिलकर एक नई वेव बनाती हैं तो हर पॉइंट पर I1 प्लस I2 ना मिलकर अल्टरनेट पॉइंट्स पर या तो I1 प्लस I2 से ज्यादा इंटेंसिटी की साउंड सुनाई देगी या I1 प्लस I2 से कम इंटेंसिटी की साउंड सुनाई देगी। बात ठीक है? यानी इस पॉइंट पर तुम किसी भी एक पर उंगली रखो, इस पर तुमने कहा यहां I1 प्लस I2 मिलनी चाहिए थी लेकिन मिल रही है I1 प्लस I2 से ज्यादा, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी की साउंड सुनाई दे रही है। उसके बगल वाले पॉइंट पर मिनिमम, उसके बाद मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम। दैट इज द कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस। स्पेशल कंडीशन है अगली, तीन पढ़नी है हमें। जानते हो इंटरफेरेंस में दो वेव सेम फ्रीक्वेंसी सेम डायरेक्शन वाली मिलेंगी, बीट्स में दो वेव सेम डायरेक्शन में ही चलेंगी लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, और स्टैंडिंग वेव्स में दो वेव सेम फ्रीक्वेंसी वाली होंगी लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, ऐसे आएंगी। अभी यूं जा रही है सेम, बात ठीक है? तो इस समय सेम फ्रीक्वेंसी और सेम डायरेक्शन वाली दो वेव्स मिल रही हैं, और एक स्पेशल कंडीशन कि I1 प्लस I2 नहीं है, अल्टरनेट पॉइंट्स पर या तो उनसे ज्यादा है या उनसे कम है। अच्छा, जिन पॉइंट्स पर मैक्सिमम इंटेंसिटी की साउंड सुनाई दे रही है उन्हें नाम देते हैं मैक्सिमाज। क्या नाम देते हैं? मैक्सिमाज। और वहां वाले इंटरफेरेंस को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। क्या? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बात ठीक है? तो दूसरे वाले पॉइंट्स को क्या कहेंगे? मिनिमाज, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लिख लो, नोट करें। The points where we find sound of I maximum are known as maximas, and interference as constructive interference. The points of I minimum are known as minimas, and as destructive interference. अब इंटरफेरेंस के लिए एनालिटिकल ट्रीटमेंट, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए अब इधर देख लो, टीपो मत, समझो, बाद में फोटो खींच लेना, ठीक है ना? इधर देखो, let there be
सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स y1 is equal to a1 sin omega t and y2 is equal to a2 sin omega t plus phi. फर्स्ट वेव के लिए एम्पलीट्यूड a1 है, तो इंटेंसिटी कैसे लिखेंगे बेटा? I1 इज इक्वल टू a1 स्क्वायर, हाँ ना? सेकेंड वेव के लिए एम्पलीट्यूड a2 है, तो इंटेंसिटी I2 क्या लिखेंगे? a2 स्क्वायर, हाँ ना भाई? अगर एम्पलीट्यूड फर्स्ट के लिए a1 है तो I1 क्या हो जाएगा? a1। अरे आराम से यार, इंटेंसिटी इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, क्या? एम्पलीट्यूड का इंटेंसिटी इक्वल्स एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो अगर एम्पलीट्यूड b है तो इंटेंसिटी कितना? b स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड a1 पर a1 स्क्वायर, एम्पलीट्यूड a2 पर a2 स्क्वायर। बस साधारण है यही। इसमें क्यों अटक रहे हो? a1 a2 में कंफ्यूजन है। और यहां पर जो फाई है, फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, ठीक है ना बेटा? यस सर। अभी भी देख लो यार, अगर कोई अटक रही हो चीज तो अभी पूछ लो कि ये कैसे क्या। ना सर। भाई इस वेव में साइन के साथ जो एंगल है वो ओमेगा टी है, तो इसमें अलग दिखना चाहिए था, तो ओमेगा टी प्लस फाई। यस सर। हाँ ना? फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड a1 तो इंटेंसिटी a1 स्क्वायर, सेकंड वेव के लिए एम्पलीट्यूड a2 तो इंटेंसिटी a2 स्क्वायर। भाई एम्पलीट्यूड गिवन हो तो इंटेंसिटी मिल जाएगी, इंटेंसिटी गिवन है तो एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। अब यहां पर दोनों का सुपरपोजिशन, तो यहां देखना, एट द टाइम ऑफ सुपरपोजिशन for new wave y1 plus y2, यानी a1 sin ओमेगा टी प्लस a2 sin ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहां पर बेटा मुझे बताना, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो जल्दी। sin cos b plus cos a sin b। साइन a cos b प्लस cos a sin b। शाबाश श्रेयांश, बाकी किसी को नहीं मालूम था। तो यहां पर साइन a प्लस b साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, इसे ब्रेक कर दो। y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। इन दोनों में साइन ओमेगा टी कॉमन ले लो,
A1 प्लस A2 cos फाई, यहां cos ओमेगा टी बाहर लिख लो, A2 sin फाई, हाँ ना। अब एक बात सुनना यार मेरी, आप में से जितने भी लोग मैथ्स के स्टूडेंट हो, इसी इक्वेशन से दसियों रिजल्ट्स निकाल सकते हो, कॉट में, टेन में, कॉसेक में, सेक में, तुम्हारी मर्जी। विचित्र विचित्र कई चीजें निकाल सकते हो जिनका कोई लेना देना फिजिक्स से भी नहीं होगा, तुम्हें खुद नहीं मालूम होगा हम कहां चले गए, लेकिन तुम कहीं भी जा सकते हो, हाँ ना। भाई मैथ्स का स्टूडेंट है तो कुछ भी कर सकता है, तो बदतमीजी करने के लिए तो कुछ भी करते रहो। यहां तमीज की बात किसे कहते हैं बेटा? y1 मैं पढ़ के सुनाता हूं। फर्स्ट वेव के लिए डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए इक्वेशन एम्पलीट्यूड इनटू साइन के साथ एंगल, ना ना साधारण लोग ऐसे पढ़ते हैं ए साइन ओमेगा टी। जो अच्छे से पढ़ रहे होते हैं उनके दिमाग में चलता है ए साइन ओमेगा टी की जगह पर साथ में बोलते समय चलता है एम्पलीट्यूड इनटू साइन के साथ एंगल। तो जिस वेव के लिए बात कर रहे हैं उसका एम्पलीट्यूड, जिस वेव के लिए बात कर रहे हैं उसका एंगल, हाँ ना। तो फिर से y1 इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा टी का मतलब समझना, फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड साइन के साथ उसका एंगल, इसको पढ़ो। सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड इनटू साइन के साथ उसका एंगल। तो इन दो ने मिलकर जो नई वेव बनाई है वो भी और विचित्र ना दिख करके ऐसी ही दिखनी चाहिए। यानी जो नई वेव की इक्वेशन बनेगी वो भी ऐसे ही बोला जाना चाहिए, एम्पलीट्यूड इनटू साइन के साथ उसका एंगल, हाँ ना। और उस फॉर्म में लाने के लिए हमने वो मानना है जो मैं अब लिखूंगा नीचे। यानी अब जो नेक्स्ट स्टेप है, अगर आप उसे भूल जाओगे, आप उसे याद नहीं रखोगे, तो उस रिजल्ट पर कभी नहीं पहुंचोगे जो हम बता रहे हैं। और हम वैसा क्यों कर रहे हैं वही मैं बता के आया कि हमको बिल्कुल ऐसे दिखना चाहिए। बाकी तो तुम दसियों काम करते रहो, उससे हमें क्या लेना देना। तो यहां पर बेटा ये जो है ना a1 प्लस a2 cos फाई, इसे मान लो कैपिटल A cos थीटा, फर्स्ट इक्वेशन। और जो a2 sin फाई जो लिखा है इसे मान लो A sin थीटा, सेकेंड इक्वेशन। यहां जो A है कैपिटल A, एम्पलीट्यूड ऑफ न्यू वेव, और जो थीटा है वो फेज ऑफ न्यू वेव। बात ठीक है? देखना आसान भी है, एक दो बार देखोगे तो कॉस वाले के साथ कॉस वाला टर्म मानना है, साइन वाले के साथ साइन वाला। a1 प्लस a2 cos फाई को a cos थीटा और a2 sin फाई को a sin थीटा। अब जरा ये वैल्यूज यहां पुट अप कर दो तो y क्या बन जाएगा? साइन ओमेगा टी के साथ a cos थीटा और cos ओमेगा टी के साथ a sin थीटा। तो ये आ जाएगा a sin ओमेगा टी cos थीटा प्लस a कॉमन ले लिया, sin ओमेगा टी cos थीटा प्लस cos ओमेगा टी sin थीटा। तो फिर से sin a प्लस b का फॉर्मूला बन गया। यस सर। sin a cos b प्लस cos a sin b। तो देखो नए तरीके में भी वैसे ही बोल सकते हैं, y न्यू नई वेव का एम्पलीट्यूड जो हमने a माना है,
इंटू साइन के साथ उसका नया एंगल ओमेगा टी प्लस थीटा। थीटा फाई तो उन दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस था जिन दोनों को हमने सुपरपोजिशन में डाला। बात ठीक है। अब ये हो गई नई वेव इंटरफेरेंस में। अब इसमें अननोन क्या क्या है, कैपिटल ए और थीटा। बात ठीक है। तो अब अगर हमें एम्पलीट्यूड ऑफ न्यू वेव चाहिए, कैलकुलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ न्यू वेव, तो दोनों इक्वेशंस के स्क्वायर को एक दूसरे से ऐड करो। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड को देखना, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब लेफ्ट हैंड साइड को देखना, a1 प्लस a2 cos फाई का होल स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, दोनों का स्क्वायर जोड़ दो। ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया? तो a स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई। ए अगर बोलो तो वैसे बोलो जो मैं तुम्हें सुन के लिख लूं, वरना डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस 2 a2 cos फाई प्लस a2 स्क्वायर sin स्क्वायर फाई। और क्या मिलाया जा सकता है? a2 स्क्वायर कॉमन लेके cos फाई। समझ रही हो अपनी? a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई और a2 स्क्वायर sin स्क्वायर फाई को जोड़ दोगे तो cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा। a2 स्क्वायर बचेगा a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos फाई। एम्पलीट्यूड ऑफ न्यू वेव अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। cos फाई। जी सर। अब सुनना बेटा मेरी एक बात, वो आपसे कहेगा कि दो वेव्स जिनमें से पहले का एम्पलीट्यूड 3 है a1 3, दूसरे का एम्पलीट्यूड 5 है a2 5, और दोनों मिलते समय दोनों के बीच में एंगल डिफरेंस है 30 डिग्री। मिलते समय जो एंगल डिफरेंस है वो है 30 डिग्री, तो 5 दे दिए, 5 दोनों के बीच का फेज डिफरेंस। तो a1 मालूम है, a2 मालूम है और 5 मालूम है। तो कहेगा मिलने के बाद जो नई वेव बनी उसका एम्पलीट्यूड बताओ। दैट इज द फॉर्मूला अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। इससे कोई और फॉर्मूला याद आ रहा है? कौन सा? वेक्टर वाला रिजल्टेंट वेक्टर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस अगर p और q दो वेक्टर हैं, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा सेम। तो दो वेव्स के एम्पलीट्यूड दिए हो, उनके बीच का एंगल गिवन हो, तो उनसे मिलकर बनने वाली वेव का नया एम्पलीट्यूड यस सर ये आ जाएगा। बात ठीक है ना? अब इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो पहली वेव की इंटेंसिटी थी I1, दूसरे वेव की इंटेंसिटी है I2, तो अब नई वेव की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? यहां से बताओ। वेरी गुड, अब सही है, वरना तुम कुछ विचित्र बोलना चाहती थी I1 प्लस I2 से ज्यादा कम। इंटेंसिटी ऑफ न्यू वेव I इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये अंडर रूट हटा के लिखो, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू, इधर देखना, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, या इसी को लिख सकते हैं
I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi। यस सर। है ना आपने A1 स्क्वायर की जगह I1, A2 स्क्वायर की जगह I2, A1 की जगह अंडर रूट I1, A2 की जगह अंडर रूट I2। यस सर। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी इतनी, सेकंड की इतनी इंटेंसिटी और मिलते समय फेज डिफरेंस कितना, तो नई वेव की इंटेंसिटी बताओ। अंडर रूट I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi। ठीक है। यस सर। अब देखना, नई वेव के लिए एम्पलीट्यूड बताना था और नई वेव का फेज, तो कैलकुलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड हो गया, कैलकुलेशन ऑफ फेज सेकेंड अपॉन फर्स्ट कर दो, सेकेंड अपॉन फर्स्ट, ए कैंसिल आउट हो जाएगा और थीटा टेन थीटा, सेकेंड अपॉन फर्स्ट सेकंड अपॉन टेन थीटा। लकीर के फकीर हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाई। ठीक है। कल की क्लास में इसके ही एप्लीकेशंस पर काम करेंगे। देखना अब बचा क्या है, हमने क्या पढ़ा कि इंटरफेरेंस एक ऐसी स्पेशल कंडीशन है जिसमें दो वेव्स आपस में मिलते समय इस तरह से दिखाते हैं कि हर पॉइंट पर सेम इंटेंसिटी नहीं मिलेगी, अल्टरनेट पॉइंट्स पर मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी की साउंड सुनाई देगी। तो अब मैक्सिमम इंटेंसिटी की साउंड की कंडीशन बनाएंगे और मिनिमम इंटेंसिटी की साउंड कहां मिलेगी इसकी कंडीशन बनाएंगे। ये तो जनरल फॉर्मूला है टू फाइंड द इंटेंसिटी, ठीक है, इन केस ऑफ इंटरफेरेंस। ठीक है, एक बार रिवाइज जरूर करना आज ही।